काफ़ी लिमिटेड समय बचा हुआ है आप लोगों के पास। तो इस समय आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के, वो सभी चीज़ों को हर हाल में देखना है। ठीक है, तो 2023 में जो आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा आप देंगे, जब परीक्षा हॉल में इन करेंगे तो आपके सामने जब इकोनॉमिक्स का प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा तो वहाँ जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा, जस्ट इसी प्रकार के क्वेश्चन का पैटर्न आपको मिलेगा जिस टाइप के क्वेश्चन आपको इस क्लास के अंतर्गत, इस वीडियो के अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स है, इसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत सूझ और समझ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिलेशन अच्छी तरह से स्थापित कर लेते हैं, जो फॉर्मूला वगैरह होता है वो सारा इजी पूछा जाता है। ठीक है, सिंपल पूछे जाते हैं, इतना डीपली नहीं पूछा जाता। अगर आप फॉर्मूला वगैरह अच्छी तरह से रीड किए हैं, ये वैसे भी आप लोगों को चैप्टर बाय चैप्टर थ्योरी पढ़ाया गया। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को कवर करने के जाना है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग कवर करेंगे वो 2023 के जो गेस क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इफेक्टिव होंगे, वही सब क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्लास में लास्ट तक बने रहनी है, सभी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कर राजस्व में वृद्धि करके या फिर सरकारी व्यय में कटौती करके, बिल्कुल सरकार द्वारा अपव्यय रोक करके, बिल्कुल, यानी तीनों मेथड के द्वारा राजकोषीय एवं बजट घाटे को कैसे किया जा सकता है, एक तरह से कम किया जा सकता है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर समक्ष पूछा गया है कि सरकार बजट के माध्यम से निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करती है। तो आपका ऑप्शन दिया है आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास, आय एवं संपत्ति पुनर्वितरण, यानी ऑल ऑफ दिस आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सरकार बजट के माध्यम से, यानी सरकार जो हमेशा बजट लाती है तो उसको उद्देश्य यानी लिखता है ना कि इतना रुपया, ये मतलब इतना रुपया कृषि क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, इतना रुपया बचा है तो शिक्षा क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा, इतना रुपया स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्चा किया जाएगा। तो उनका जो मेन मकसद रहता है, क्या रहता है, उनका प्रयास ये रहता है कि लोगों का आर्थिक विकास अच्छा हो, यानी प्रोत्साहन मिले, लोगों का गरीबी दूर हो, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास करने का मतलब ये हुआ कि अमीरी गरीब बराबर हो जाए, अमीर ना रहे, गरीब गरीब ना रहे। ठीक है, एक तरह से दोनों बराबर लेवल पर आ जाए, संतुलित विकास इसी को बोलते हैं क्षेत्रीय विकास। आय एवं संपत्ति का पुनर्वितरण, यानी आय और संपत्ति किसी के पास ज्यादा है तो किसी के पास कम है, गरीबों के पास कम है तो उनको भी ज्यादा मिले, उनको भी आय और संपत्ति मिले देश का। तो ये सारा चीज जो होता है, ये सारा चीज मेन उद्देश्य रहता है बजट का। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि बजट संगठक निम्नलिखित में कौन है। ये 2011 में एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बजट संगठक, बजट प्राप्तियां, बजट में बिल्कुल ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बजट प्राप्ति और बजट व्यय जो है ये बजट के महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं, महत्वपूर्ण संगठक हैं। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है और 2020 का बोर्ड मॉडल पेपर क्वेश्चन के रूप में भी आपके सामने रखा गया। ठीक है, तो निवल अप्रत्यक्ष चक्र को परिभाषित किया जाता है। निवल अप्रत्यक्ष चक्र आपको क्या निकालना है, इसका मतलब एक तरह से निवल अप्रत्यक्ष चक्र, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो अप्रत्यक्ष चक्र में अगर आप ये घटा देंगे, मूल्य ह्रास को घटा देंगे, वो तो निवल निकल जाएगा। निवल का मतलब आप समझते हैं, मतलब नेट यानी शुद्ध अप्रत्यक्ष चक्र बराबर अप्रत्यक्ष चक्र माइनस मूल्य ह्रास, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका स्क्रीन पर निवल निवेश की परिभाषा है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। निवल निवेश की क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है। तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि निवल निवेश बराबर निवेश, कुल निवेश घटा देंगे उसमें मूल्य ह्रास को, तो वो हो जाएगा निवल निवेश। या फिर पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि, वो भी कहलाता है निवल निवेश। वो या फिर कुल निवेश में प्रतिस्थापन हुए निवेश को घटा देंगे तो ये भी कहलाता है निवल निवेश। तो ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया। ये भी 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा गया, सभी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है, तो किसके द्वारा होता है। तो ये जो होता है विदेशी विनिमय बाजारों की मांग तथा पूर्ति, यानी डिमांड और सप्लाई के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है। विदेशी विनिमय बाजार के रूप में है हाजिर या चालू या फिर वायदा बाजार या फिर ए और बी दोनों। तो 7 का जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी दोनों, हाजिर या चालू बाजार और वायदा बाजार विदेशी विनिमय बाजार के रूप में होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्क्रीन पर विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है किसके द्वारा, मोल तोल द्वारा, फिर सरकार द्वारा, मांग एवं पूर्ति द्वारा या फिर विश्व बैंक द्वारा। तो विदेशी विनिमय दर का जो निर्धारण होता है, फिक्सेशन जो होता है वो होता है मांग और पूर्ति के द्वारा। किसके द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा। कैसे, यहाँ जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा विदेशी विनिमय बाजार की मांग तथा पूर्ति, और यहाँ हटा दिया मांग और पूर्ति कर दिया सिर्फ आपको। तो क्या करना है, मांग और पूर्ति आपको करेक्ट आंसर लगाना है। लेकिन अगर विनिमय बाजार दे देता वो भी अच्छा होता, यानी आपका जो ऑप्शन आपका सेम टू सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ये बतलाना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन
और ये जो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है और आपका कौन सा क्वेश्चन हो जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक कह रहा है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। किसने कहा, रॉबिन्स ने, मार्शल ने, या फिर एडम स्मिथ ने, या फिर जेके मेहता ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है क्या है, धन का विज्ञान है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 9th नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले माइक्रो शब्द का इसका प्रयोग किसने किया। 2012 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है। माइक्रो का मतलब होता है, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, यानी माइक्रो का मतलब क्या होता है, समष्टि और वेष्टि, यानी वेष्टि का मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़े हैं, वेष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, तो इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन किया था, रैगनर फ्रिश ने। किसने, रैगनर फ्रिश ने। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जो जन्मदाता थे वो आपको पूछा गया, मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या फिर सैमुअल। तो 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मार्शल। क्या हो जाएगा, मार्शल, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखेंगे क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 15। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि सार्वजनिक वस्तुओं में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है। सार्वजनिक वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं होती, इसका अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति के उपभोग करने से वस्तु की मात्रा में कमी नहीं आती है, यही मतलब होता है। यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 16 में पूछा गया कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो बजट रेखा समांतर क्या होगा। तो बजट रेखा समांतर इससे जो होगा नहीं किसके का कोई मतलब उसका तरह से जगह से पोजीशन मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि समीकरण एमडी बराबर आर वाई, ठीक है। तो यह बतलाता है कि मुद्रा की मांग जो होगी वो क्या होगी। यह भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो मुद्रा की जो मांग होगी वो क्या होगी, धनात्मक रूप से औसत कीमत स्तर पर निर्भर करती है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका स्क्रीन पर, विलासिता वस्तु के लिए मूल्य की जो मांग लोच होगी वो इलास्टिसिटी जो होगी वो कितना होगी। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका है। मैं याद इसलिए दिला रहा हूं 2019, 2020 जब पूछा जाता है ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन यही पूछा जाता है और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में और रिपीट किए जाएंगे। तो आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेंगे और आप थोड़ा सा एक तरह से अवेयर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं ना। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कितना बताऊंगा, आप तो समझ जाते होंगे ना कि पूछा जा चुका क्वेश्चन है तो कितना इंपॉर्टेंस हो सकता है बोर्ड का एग्जाम, यानी बोर्ड का दृष्टि से, ठीक है, यानी बोर्ड की नजर में क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ई ग्रेटर देन 1, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 18 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया कि औसत उत्पाद वक्र की आकृति होती है। यह भी क्वेश्चन 2019 और 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। इसका जो आकृति होती है, इसका आकृति यू अक्षर यानी अंग्रेजी अक्षर यू के जैसा होती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 20। क्वेश्चन पूछा है कि किसी फॉर्म का मूल्य वर्धित होना, यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो किसी भी फॉर्म का मूल्य वर्धित होना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्पादन का मूल्य मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य या फिर उत्पादन के किसी चरण में कारकों का निवल योगदान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका स्क्रीन पर, कॉप डगलस उत्पादन फलन दिया गया है आपको Q बराबर x1a, उसके बाद 2 बीटा। तो पैमाने का प्रतिफल आपको बताना है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 22, ऊंचा मूल्य 2013 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है 2000 एनुअल एग्जाम में। ऊंचा मूल्य कम पूर्ति, अधिक मांग, समान पूर्ति या फिर कम मांग। देखिए ऊंचा मूल्य होगा 22 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसी वस्तु का ऊंचा का मतलब क्या होता है, ज्यादा। किसी वस्तु का कीमत अगर ज्यादा होगा, अगर किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया था, वो 10 रुपया से ऊंचा होकर के 20 रुपया हो गया या ऊंचा चल के 20 रुपया होगा, तो उसका मांग घट जाएगा ना। अब उनको कोई खरीदने जाएगा नहीं, दाम बढ़ा दिया, कौन खरीदेगा, नहीं खरीदेगा, तो उसका मांग कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 23, कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका 2012 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कॉफी के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो कोई नहीं जाएगा तो कॉफी पीने के लिए, कहेगा बोलेगा कि चाय का दाम जो है वही है, बढ़ा नहीं है, चलो चाय लेने जाते हैं, चाय पीने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि चाय का डिमांड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, यानी चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 24, वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो वो कौन सा समय, किस समय में, 24 को आपका राइट
से चूज करना है, तो वह कौन सा समय है जिसके उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं, तो दीर्घकाल क्या हो जाएंगे, दीर्घकाल, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता है वो काफी सिंपल फॉर्मूला होता है, यानी एक तरह से QX बराबर FABCD, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, तो 26 का जो करेक्ट हो जाएंगे अल्पकालीन बाजार में, बाजार मूल्य किस बाजार में पाया जाता है, अल्पकालीन बाजार में, यानी 26 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 27, बाजार मूल्य संबंधित होता है, बाजार मूल्य जो संबंधित हो जाए किससे संबंधित होता है, तो ये जो संबंधित होता है ना अति अल्पकालीन मूल्य से, किससे, अति अल्पकालीन मूल्य से, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन काफी सिंपल है, अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत की जाती है, आप ही के तरह से बलबूते पर यहाँ पहुंचे हैं, और प्लीज आप लोग एक बार हेल्प करेंगे तो आप लोग का छोटा सा हेल्प हम लोगों के लिए कितना मोटिवेशन हो सकता है यह आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 28, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, बाजार की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है, जो विशेषता प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है, एक क्षेत्र, बिल्कुल बाजार एक क्षेत्र होता है जहां क्रेता और विक्रेता होते हैं, क्रेता और विक्रेताओं की स्थिति, बिल्कुल क्रेता और विक्रेता बाजार में पाए जाते हैं, बायर और सेलर यानी क्रेता और विक्रेता खरीदने और बेचने वाले वहां पाए जाते हैं, कोई भी वस्तु को बेचने यानी खरीदने वाले पाए जाते हैं, वस्तु का मूल्य वहां पाया जाता है, यानी बाजार में, बाजार के अलावा आपको कहां पता चलेगा, बाजार में ही आपको पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा वस्तु का मूल्य कितना रुपया है, तो ये तीनों चीज जो होती है विशेषता होती है किसकी, बाजार की, ऑल ऑफ दिस आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से सभी 28 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 29 में पूछा गया कि बाजार वर्गीकरण का निम्नलिखित में कौन सा आधार है, बाजार को वर्गीकरण करना है तो कौन सा आधार से आप वर्गीकरण करेंगे, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, शून्य प्रतियोगिता बाजार, अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्पाधिकार बाजार, उसके बाद हो जाएगा बहुत सारा बाजार होता है, ठीक है, पढ़ाया गया है आपको इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो पूरा थ्योरी में, तो यहाँ तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की जो विशेषता है निम्नलिखित में कौन सी विशेषता है, तो यहाँ जो हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, वस्तु की समरूप इकाई पाई जाती है, बिल्कुल हर एक अलग अलग कंपनी की वस्तु पाई जाती है, कोई एक कंपनी का धाक नहीं चलता बाजार में, और सारे क्रेता और विक्रेता को ये चीज मालूम रहता है कि कौन सा चीज कितना रुपए में कहां बेची जा रही है, कहां खरीदी जा रही है, वो सारा चीज मालूम रहता है, ठीक है। बाजार तत्वों का पूर्ण ज्ञान, बिल्कुल बाजार तत्वों का पूर्ण ज्ञान सबको होता है, हर एक व्यक्ति को होता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी जो है तीनों के तीनों क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या है विशेषता है, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 31 पूछा गया कि किसके अनुसार, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किसके अनुसार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मात्रा जिसे विक्रेता बेचने के इच्छुक है उस मात्रा के बराबर होती है जिसे क्रेता खरीदना चाहता है, किसके अनुसार, तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फ्रेड मार्शल, किनके अनुसार, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में 32 पूछा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको बोलते हैं किसके उदाहरण है, तो जस्ट अभी मतलब एमएसपी को लेकर के मतलब आंदोलन चल रहा था, किसान आंदोलन, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा कृषि पदार्थ, क्या हो जाएगा कृषि पदार्थ, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 32 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में 33, वितरण के आनुवंशिक आधुनिक वितरण के आधुनिक सिद्धांत को कहा जाता है, ठीक है, वितरण के जो आधुनिक सिद्धांत है यानी मॉडर्न जो प्रिंसिपल है वितरण के डिस्ट्रीब्यूशन के, तो उसका जो नाम है वो आपको बताना है 33 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका जो नाम होता है ना उसको कहते हैं क्या, साधन कीमत यानी साधन कीमत निर्धारण की मांग तथा पूर्ति सिद्धांत, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में 34 पूछा गया कि साधन का पूर्ति वक्र कैसा होता है, साधन का पूर्ति वक्र जो होता है वो कैसा होता है, तो जस्ट क्या होता है कि बाएं से दाएं ऊपर की ओर होता है, इसका ग्राफ जो होता है ना दाएं से बाएं और ऊपर की ओर डायरेक्ट चला जाता है, ठीक है, ग्राफ आप समझेंगे तो अच्छा तरह से समझ में आएगा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 35, समष्टि उपकरण है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति, इनमें से सभी बिल्कुल समष्टि उपकरण यानी समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग तीनों चीज का अध्ययन करते हैं ना, मौद्रिक हो गया, राजकोषीय हो गया, समष्टि हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, जीडीपी हो गया, ये सारा चीज का जो अध्ययन किया जाता है वो किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। समष्टि उपकरण राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति और आय नीति तीनों है, ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में 36, समष्टि आर्थिक चर यानी समष्टि आर्थिक चर प्रमुख बहे हैं यानी प्रमुख बहे हैं, तो कितना है प्रमुख, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, तीनों की तीनों आपका प्रमुख है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत और विनियोग, समग्र मांग, यानी ऑल ऑफ दिस आपका करेक्ट हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब
देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो उसकी जो उपयोगिता है वो क्या है, वो आपको बताना है। तो सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण बिल्कुल, ये हो जाएंगे आर्थिक विकास बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय तुलनाएं बिल्कुल, ऑल ऑफ दिस आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है? तो तीनों उपयोगिता है, ठीक है, तीनों की तीनों ABC में आपका जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। अब देखिए व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशन है? सीमाएं भी होती है ना, तो इसकी जो सीमा हो जाती है क्या हो जाती है कि एक तरह से सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास होता है और व्यक्तिगत इकाइयों की अवहेलना करता है। ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा? व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है, यह बात किसने कहा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये बात जो कही थी ये कौन कहती? शुल्जने। कौन? शुल्जने, ऑप्शन बी का आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि केन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर डिपेंड करता है? ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। केन्स यानी जॉन मेनार्ड केन्स का जो रोजगार सिद्धांत है किस पर डिपेंड करता है? तो ये जो डिपेंड करता है ये प्रभावपूर्ण मांग पर, किस पर? प्रभावपूर्ण मांग पर ये डिपेंड करता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि रोजगार स्तर के निर्धारण के लिए सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति की अवधारणा का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो ये जो अवधारणा थी इसका जो प्रयोग किया था जॉन मेनार्ड केन्स ने। किसने? JM केन्स, आपको शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। जॉन मेनार्ड केन्स ने इस अवधारणा का प्रयोग किया, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 पूर्ण रोजगार वह दशा है जिसमें प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने योग्य एवं इच्छुक व्यक्ति कार्य प्राप्त कर लेते हैं कहलाता है। तो इसको जो कहलाता है वो सिचुएशन को कहलाता है, बहुत अच्छा सिचुएशन है, बहुत अच्छा मतलब एक तरह से दशा है। तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोजगार। क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार, यानी मजदूर को जब मजदूरी को कार्य करने एवं योग्य उसका इच्छुक, यानी क्या कर इच्छुक व्यक्ति कार्य कर लेते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से दबाव नहीं, यानी अपना इच्छा के अनुसार अगर रोजगार मिलता है तो उसको कल बोलेंगे वो स्थिति क्या कहलाएगी? पूर्ण रोजगार की स्थिति कहलाएगी। 42 का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए 43 पूछा गया कि अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने को तैयार है परंतु काम नहीं मिलता है, किसने कहा? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैंसन ने। किसने? हैंसन ने ये बात कही थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 सामूहिक मांग का प्रमुख घटक है। सामूहिक मांग का जो प्रमुख घटक है वो हो जाएंगे व्यक्तिगत उपभोग, सार्वजनिक उपभोग, विनियोग, बिल्कुल तीनों के तीनों जो है वो सार्वजनिक मांग का प्रमुख घटक है, मेन फैक्टर है। ऑल ऑफ दिस आपका राइट आंसर हो जाएंगे 44 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 FAT सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष से किया गया? तो ये जो प्रतिपादन किया गया था ये किया गया था 1998 में। कब? 1998 में, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत के प्रतिपादन कौन है? प्रतिपादक कौन है? किसने प्रतिपादन इसका किया? 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमर्त्य सेन। कौन? परो अमर्त्य सेन ने खाद्यान्न उपलब्धता गिरावट सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है। क्वेश्चन करा कि अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया? व्यावसायिक बैंक को बिल्कुल हो जाएगा आपका राष्ट्रीय भारतीय रिजर्व बैंक, यानी जो आपका सेंट्रल बैंक है, जो बैंकर के रूप में कार्य करता है, सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है, सभी कॉमर्शियल बैंक को अपने अंदर रखता है। तो ये क्या है? अंतिम ऋणदाता है, जिसको क्या कहे जाते हैं? बैंकों का बैंक कहे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है और मैंने ये क्वेश्चन को कितना बार रिपीट करवा दिया है आप लोगों को याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि? मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि, तो कारण पूछा गया है। तो ये जो कारण हो जाते हैं ना, यानी मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है। क्या है? मुद्रा भी एक प्रकार का संपत्ति है, चांदी भी एक प्रकार का संपत्ति है, सोना भी एक प्रकार का संपत्ति है। सोना मतलब वो सोना नहीं, स्लीपिंग वो गोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या है? एक प्रकार का संपत्ति है, बट मुद्रा ही एक ऐसा संपत्ति है जो तरल है, यानी तरल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक व्यक्ति का हाथ से दूसरे व्यक्ति का हाथ डायरेक्टली चल जाता है। यानी ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा? सॉरी 48 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सॉरी आपका इनमें से सभी, यानी तीनों के तीनों हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। यानी ये सबसे बड़ा फैक्टर है मुद्रा, यानी मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, ठीक है। तरल का मतलब होता है बहाव, यानी फ्लो। अब देखिए करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो यहाँ जो हो जाएंगे इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, बिल्कुल होता है भाई, कैसे नहीं होता? अगर आंतरिक मूल्य होगा ही नहीं तो कैसे चलेगा? तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है, मतलब कथन सही नहीं है। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर M1 प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल अवधि जमाएं घटा देंगे। ये जो परिभाषा है ये किसका परिभाषा 2019 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये जो परिभाषा है केवल हो जाएगा M3 और हो जाएंगे समस्त मौद्रिक संसाधन की, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्टनेस हो जाएगा, बी और सी दोनों। तो 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्टनेस हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज